जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं बावरा मन, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे भाग 6। 1 मिनट तेजा, अंबिका ने कहा तो तेजा पलटकर उसके पास आया। अंबिका ने अपना फ़ोन खोलकर श्रेयांश और दिया की फ़ोटो तेजा के सामने कर दी, जिसमें वो बेहद करीब थे। तेजा की नज़रें झुक गई। माफ़ कर दीजिएगा बहू जी, बच्ची है, मैं उसे समझा दूंगा, तेजा शर्मिंदगी से बोला। समझा दो तो ही बेहतर है, आखिर वाजपेयी परिवार की बहू बनने वाली है। वह जितनी जल्दी हमारे तौर तरीके सीख जाएगी उतना अच्छा है, अंबिका ने मुस्कुरा कर कहा। तो तेज ने अंबिका की तरफ आश्चर्य से देखा। अंबिका उठ खड़ी हुई और तेजा के कंधे पर हाथ रखा। हमारे लिए खुशी की बात है तेजा, जो तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बनने वाली है। अंबिका बोली, हमारा और आपका हमारा कोई मेल नहीं है बहू जी। सालों से हमारे परिवार ने आपकी सेवा की है और हम इसी में खुश है। तेजा बोला, लेकिन मेरे परिवार में मैंने कभी भी ऊंच नीच और बड़े छोटे का भेद नहीं रखा है और आगे भी नहीं रहेगा। हम ये सब बातें नहीं मानते। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा सबसे नज़दीकी और विश्वास वाला इंसान, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, आगे जाकर मेरा समधी बनेगा। अंबिका बोली तो तेजा ने गर्दन झुका ली। धन्यवाद बहू जी, तेजा नम आंखों से बोला। और एक बात इस बारे में, और दिया और श्रेयांश को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। जल्दी कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर उनकी सगाई करा देते हैं। अंबिका कुछ सोचकर बोली, ठीक है। तेजा ने गर्दन हिला दी और फिर वह बाहर निकल गया। तारांकन 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 तारांकन। जानू अपने हॉस्टल में सुबह उठी और नहा धोकर अपनी पूजा करने लगी। थोड़ी देर बाद दिया उठी और जानू को अपने गाल से हाथ लगाए एकटक देखने लगी। जानू की पूजा हुई तो उसने दिया के हाथ में प्रसाद दिया। बस कर, मेरी माँ कितना मनाएगी भोलेनाथ को। तू तो ऐसे तपस्या करने में लग गई है जैसे तुझे भोलेनाथ का ही रूप चाहिए पति के रूप में, दिया बोली। तो जानू मुस्कुरा उठी। ऐसा कुछ नहीं है दिया, हमारी बचपन की आदत है। शुरुआत से जिया फिर माँ घर में भोलेनाथ की पूजा करती थी। ना जाने कब हमारा झुकाव भी उनकी पूजा के लिए हो गया। और अब तुम उठ जाओ, ऑफिस नहीं चलना क्या? जाह्नवी बोली, चलना है ना मेरी जान, चलना है, पर इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लेकर। टाइम लेकर मतलब 9 बजे बज चुके हैं। जानू ने घड़ी की तरफ देखकर कहा। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तुम बताओ क्या बात है? तुम तो ऐसे बेचैन हो जैसे ऑफिस में न जाने कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहीं अभिमान सर के लिए तो नहीं हो परेशान है? दिया ने जानू को छेड़ते हुए कहा। तुम भी ना दिया, कुछ भी मत कहो। हमें क्या मतलब उनसे, वह बस बॉस है, कंपनी के मालिक, बात खत्म। जानू कुछ सोचती हुई बोली, सच सच बताओ यही बात है? पर मुझे तो कुछ और ही लगता है, जब भी उनकी बात होती है तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। दिया ने जाह्नवी के गालों को खींचते हुए कहा। प्लीज़ दिया, ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारे पापा को पता चला तो गोली मार देंगे। जाह्नवी ने उंगली मोड़ के इशारा कर कहा। ठीक है बाबा, अब नहीं कहूंगी। दिया ने जानू के गाल फिर से खींचकर कहा। तुम न दिया एक नंबर की पागल हो सच में, ऐसे भी कोई करता है क्या? जाह्नवी ने मुंह बनाकर कहा। मैं करती हूँ, और पता है जैसे मैं तुम्हारे गाल खींचे ऐसे ही जब मैं श्रेय के गाल खींचती हूँ तो वह भी यूं ही कहता है। ऐसे कोई करता है क्या दिया? दिया बोली और खिलखिला उठी। तुम और श्रेयांश दोस्त हो या? कहते कहते जानू रुक गई। अब तुमसे क्या छुपाना, तुमको बड़ी बहन कहा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर वही खून खानदान जो वर्षों से चला आ रहा है। श्रेयांश ऊंचे परिवार से है और मैं उनके यहाँ काम करने वाले उनके बॉडीगार्ड की बेटी। पता नहीं क्या होगा हमारा। मैं तो कई बार मना कर चुकी हूँ, वह आगे ज़्यादा ना सोचे, पर वह न एक नंबर का जिद्दी है। जिद पर अड़ा हुआ है कि शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे और किसी से नहीं। दिया बोली, भोलेनाथ पर विश्वास रखो, सब सही होगा। जाह्नवी बोली और फिर तैयार होकर दोनों ऑफिस निकल गई। जानू और दिया ऑफिस आए और अपने अपने कैबिन की तरफ चली गई। अभिमान भी तय समय पर ऑफिस आया। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए वो जाह्नवी से टकरा गया। इससे पहले कि जानू गिरती, अभिमान ने अपनी बाहों में उसे संभाल लिया। डर के मारे जानू की आंखें बंद हो गई और चेहरा लाल। अभिमान ने जानू को देखा और कुछ पल को खो गया। न चाहते हुए भी अभिमान के हाथ जानू की तरफ बढ़ गए और उसने जानू की बिखरी लटों को कान के पीछे कर दिया। जाह्नवी ने अभिमान के छूते ही आंखें खोल दी। अभिमान के इतने नज़दीक होने के कारण वो घबरा गई और जल्दी जल्दी पलकें झपकी। सर, जाह्नवी धीरे से बोली, पर अभिमान ने नहीं सुना। सर प्लीज़ छोड़िए। इस बार जाह्नवी तेज बोली तो अभिमान ने एक झटके से उसे छोड़ दिया और तुरंत अपने कैबिन में चला गया। जाह्नवी भी कैबिन में आकर काम करने लगी, पर दिल से अभिमान का ख्याल जा ही नहीं रहा था। अभिमान का यूं उसे एकटक देखना और उसे संभालना, उसके बालों को समेटना, जाह्नवी को एक एक पल महसूस हो रहा था और उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। एक अजीब से एहसास से आज जाह्नवी रूबरू हुई थी। एक अजीब से एहसास ने उसे आज पहली बार छुआ था। हमेशा से अपने पापा के डर से घर में कैद रही जाह्नवी के लिए ये माहौल भी अलग था और अभिमान का व्यक्तित्व भी।
और सबसे अलग थे वो एहसास जो कि उसके दिल में अभिमान के लिए जन्म ले रहे थे। उधर अपने कैबिन में बैठे अभिमान का ध्यान भी बार बार जाह्नवी की तरफ जा रहा था। उसका डर से आंखें भींच के अभिमान को पकड़ना और पलकें झपकाकर उसे देखना। अभिमान बेचैन हो उठा और फिर ग्लास वाल से जाह्नवी को देखने लगा। अभिमान ने ग्लास वाल के पास खड़े होकर एक गहरी नज़र जाह्नवी पर डाली जो कि सफ़ेद रंग के सूट में एकदम चांद की चांदनी लग रही थी। अभिमान अपना काम कर रहा था और आंखों के आगे रह रहकर जाह्नवी का प्यारा चेहरा और झील सी आंखें आ जाती। ये लड़की तो मुझे पागल करके छोड़ेगी, सिर्फ एक मुलाकात में दीवाना बना दिया है। नहीं नहीं अभिमान, तुमको इस इश्क मोहब्बत में नहीं पड़ना है। तुम्हें सिर्फ अपना मकसद याद रखना है जिसके लिए तुम लंदन से आए हो। अभिमान ने मन ही मन कहा और फिर अपने लैपटॉप में वापस घुस गया। जाह्नवी पूरी तरह से डूबी अपना काम कर रही थी। हेलो जाह्नवी। तभी उसके पास एक लड़का आकर बैठ गया। जी कहिए, जाह्नवी बोली। मैं आकाश वर्मा, यहाँ का अकाउंट देखता हूँ। आकाश ने हाथ आगे किया। नमस्ते, जाह्नवी बोली तो आकाश चेहरे पर तनाव आ गया। तुमको सब आता है, फिर कल नर्वस क्यों हो गई थी? आकाश ने बात आगे बढ़ाई। वो हम डर गए थे इतने लोगों के सामने। जाह्नवी ने कहा। डर गई थी, लेकिन क्यों डर गई थी? ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन ही तो था, आकाश बोला। जाह्नवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़र झुका ली। मुझसे दोस्ती करोगी? आकाश ने फिर कहा। जाह्नवी ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारी हेल्प किया करूंगा प्रोजेक्ट में और जो कोई भी काम हो। आकाश तिरछी मुस्कान से बोला। जाह्नवी ने उसे घूर कर देखा। वो तुम नहीं हो न इसलिए। आकाश फिर बोला। सॉरी आकाश जी, पर हम आपसे दोस्तों नहीं कर सकते। आपने हमारे बारे में इतना सोचा उसके लिए धन्यवाद। जाह्नवी सख्त आवाज में बोली तो आकाश उठकर चला गया। थैंक गॉड, ये चिपकू गम चला गया। जानू ने राहत की सांस ली। कहा था न बच्चू, तुझे घास नहीं डालेगी। आकाश के दोस्त अर्चित ने आकाश को बाहर आते देख कहा। घास नहीं डालेगी बल्कि अपना प्यार लुटाएगी, वो भी बहुत जल्द। आकाश शैतानी मुस्कान के सोचने लगा। आखिर ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की पर आकाश का ही हक होगा, आकाश खुद से बोला। जैसे है लंच टाइम हुआ, जाह्नवी कैंटीन की तरफ बढ़ गई जहां दिया और श्रेयांश ने उसे आने का कहा था। अभिमान ग्लास वाल से यशी को ही देख रहा था। ये चांदनी कहाँ जा रही है? अभिमान मन ही मन बोला और वो भी उसके पीछे चल दिया। वही आकाश जो कि जाह्नवी पर नजर रखे था, उसके कैबिन से बाहर आते ही उसके पीछे चल दिया। है जाह्नवी, सुनो न, आकाश ने आवाज लगाई तो जानू ने पलट कर देखा। हुआ क्या है जाह्नवी, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है आखिर? आकाश ने जानू के साथ चलते हुए कहा। कोई बात नहीं है आकाश, और न ही कोई प्रॉब्लम है, जाह्नवी बोली। फिर दोस्ती क्यों नहीं कर सकती? आकाश पीछे ही पड़ गया। पर दोस्ती जबरदस्ती नहीं होती, जाह्नवी मजबूती से बोली और आगे बढ़ी। इस ऑफिस की लड़कियां मरती हैं मुझसे दोस्ती करने और तुम हो कि भाव खा रही हो। आकाश बदतमीजी से बोला। सॉरी, पर हम बाकी जैसे नहीं है, जाह्नवी बोली और आगे बढ़ गई। रुको तो सही, आकाश बोला और उसने जाह्नवी का दुपट्टा पकड़ लिया। जाह्नवी ने पलट कर देखा तो आकाश मुस्करा उठा। जानू ने एक जोरदार थप्पड़ आकाश को जड़ दिया। तुझे तो मैं, कहकर जैसे ही आकाश ने हाथ उठाया, जाह्नवी ने डर के आंखें बंद कर ली। लेकिन आकाश का हाथ हवा में ही रह गया क्योंकि अभिमान ने उसे जानू तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया था। आप बीच में मत आइए, ये हमारा आपसी मामला है सर। आकाश का चेहरा लाल हो गया। ये आपसी मामला नहीं, एक लड़की की रेस्पेक्ट का मामला है, अभिमान कठोरता से बोला। गलती उसकी थी सर, उसने पहले हाथ उठाया। आकाश ने अभिमान को घूर कर देखा। नहीं, गलती तुम्हारी थी, तुमने पहले उसका दुपट्टा पकड़ा। अभिमान की गहरी आवाज गुंजी तो जाह्नवी ने नजर उठा देखा। अभिमान की आंखें लाल हो रही थी और इसकी पकड़ आकाश के हाथ पर कसती जा रही थी। जानते हो लड़की के दुपट्टे को पकड़ने का मतलब? अभिमान ने गुस्से से कहा तो आकाश ने नजर झुका ली। से सॉरी टू हर, अभिमान ने शांत आवाज में कहा। आह सर, छोड़िए मेरा हाथ, आकाश बोला। से सॉरी, अभिमान की तेज आवाज गूंजी। अभिमान की पकड़ से आकाश की आंखें भर आए और वो दर्द से कराह उठा। छोड़ दीजिए सर प्लीज, जानू धीरे से बोली तो अभिमान ने गुस्से से जानू को घूरा। प्लीज मान, जानू रिक्वेस्ट करती हुई बोली। अभीम ने एक नज़र जानू को देखा और आकाश का हाथ छोड़ दिया। आइंदा कभी ऐसा न हो, अभिमान बोला और अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। थैंक यू सर, जानू पीछे से दौड़कर आए और कहा। अभिमान ने एक नज़र उसे देखा। गलती की सजा न दी जाए तो गलती फिर से दोहराई जाती है। अभिमान की गंभीर लेकिन मजबूत आवाज आई। हमारे मम्मी कहती है कि माफ़ी इंसान को सुधरने का एक मौका देती गई, जबकि सजा उसे उद्दंड बनाती है और वो बदला लेता है। जाह्नवी बोली। अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना ही कर्म और कर्तव्य दोनों है। अभिमान ने जानू की आंखों में झांक कर बोला। क्षमा कर, दिल से अपनाना ही धर्म और नीति है। जानू बोली। तुम जैसे लोग ही धोखा खाते हैं, अभिमान बोला और चला गया। जानू के चेहरे पर मुस्कान आई। दुश्मन को भी प्यार और अपनेपन से अपना बनाया जा सकता है। जानू मुस्करा उठी और आगे बढ़ गई।
वही कैंटीन के दरवाजे पर खड़ा श्रेयांश भी अभिमान और जानू को देख रहा था। क्या हुआ था बाहर जाह्नवी? जानू के कैंटीन में आते हैं श्रेयांश ने पूछा। अरे कुछ नहीं भैया, आप परेशान मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं है। जाह्नवी बोली। नहीं, वह अभिमान सर कुछ कह रहे थे क्या? श्रेय बोला। वह कुछ नहीं कह रहे थे, वो बस हमारी मदद कर रहे थे। जाह्नवी बोली। मदद कर रहे थे मतलब? दिया बोली। वह आकाश जबरदस्ती पीछे पड़ गए थे, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। अब हम उन्हें कैसे समझाएं कि हमारी फैमिली में ये दोस्ती वोस्ती नहीं चलती है, वह भी लड़कों से। बड़ी मुश्किल से तो पापा ने यहाँ आकर नौकरी की परमिशन दी है। अगर कुछ भी उन्हें गलत लगा ना तो तुरंत हमें वापस बुला लेंगे और अगले ही दिन शादी करा देंगे उस गधे रणविजय से। जाह्नवी जल्दी से बोली। दिया ने जानू की तरफ देखा। तुम तो सब जानती हो दिया, हमने तुम्हें बताया ना, पापा को पसंद ही नहीं कि हम घर से बाहर भी निकले। जानू बोली। अच्छा है, तुमको न किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों हैं ना, तुम्हारे दोस्त काफ़ी है, क्योंकि तुम्हारा करियर ज़्यादा जरूरी है न कि बेवजह की दोस्ती। दिया ने कहा। हाँ वही तो, पर वो लड़का समझ ही नहीं रहा था तो मान ने उन्हें समझा दिया। जाह्नवी बोली। मान हूँ, नॉट बैड। दिया ने आंखें मटका के कहा। वो अभिमान सर? जानू धीरे से बोली तो दिया मुस्कुरा उठी। जानू भी मुस्कुराए और नजरें झुका ली। न जाने क्यों पर उसका दिल इस समय जोरों से धड़क उठा था और अभिमान का चेहरा आंखों के आगे घूम रहा था। अभिमान अपने कैबिन में टेबल पर हाथ टिकाए गुस्से से कांप रहा था। भले तुमसे कोई रिश्ता नहीं, फिर भी न जाने क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो कैसे कर सकता है ऐसा? तुम पर सारे हक सिर्फ मेरे हैं और मेरे रास्ते कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। अभिमान ने गुस्से से हाथ पटके और फिर गहरी सांस ले पानी पिया और वापस कैंटीन की तरफ चल दिया। वैसे ये गधा रणविजय कौन है? दिया ने कैंटीन में काफ़ी पीते हुए पूछा। पापा के दोस्त का बेटा है, बहुत ही खड़ूस और गंदा टाइप का, हमें बहुत डराता था। जानू धीरे से बोली और उसकी आंखें भर आईं। इतना डरती हो फिर शादी कैसे करोगी? दिया बोली। उससे कभी शादी नहीं करेंगे हम, भले जान देनी पड़े। जानू बोली। कैंटीन की खिड़की के पास खड़ा अभिमान उनकी बातें सुन रहा था। वो तुरंत वहाँ से निकल गया। उसने तुरंत किसी को मैसेज किया, रणविजय का इंडिया आना रोको अभी, और फ़ोन पॉकेट में डाल निकल गया। उधर आकाश अपने कैबिन में आया। कल का आया बंदा बॉस बनकर हुक्म चला रहा है और वो जाह्नवी बड़ी भोली और नादान बन रही ही। मुझसे दोस्ती नहीं करनी और कंपनी के मालिक श्रेयाश और एमडी अभिमान दोनों को अपने जाल में फांस रही है। बहुत पहुंची हुई चीज़ है ये भोली दिखने वाली जाह्नवी पटेल। अब तो मुझे इस अभिमान के साथ साथ इसे भी सबक सिखाना है। आकाश गुस्से से बोला और हाथ टेबल पर दे मारा। तारांकन 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 तारांकन। अंबिका ने घर में सबसे दिया और श्रेयांश के बारे में बात कर ली थी और साथ ही यह भी कह दिया था कि अभी श्रेयांश को कुछ भी नहीं बताया जाए। उन लोगों को के लिए ये सरप्राइज है, क्योंकि उन लोगों ने भी हम लोगों को नहीं बताया तो इतनी सजा तो बनती है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो अंबिका तुम। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि अपनी मम्मी और छोटी माँ से बातें छिपाने लग गया है। हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना थी, एक बार हमसे कहता तो सही कि उसे दिया पसंद है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। और दिया वैसे तो पूरे टाइम बोलती रहती है, इस घर की बच्ची हूँ, इस घर की बेटी हूँ, और अपने दिल की बात नहीं कही हम लोगों से। अमृता ने भी अंबिका की हाँ में हाँ मिलाई। तुम लोगों का ये ज़्यादा हो रहा है बच्चों के ऊपर। हो सकता है वह हमें बताने का सोच रहे हो, पर उससे पहले ही तुमने पता कर लिया। उन्हें तो बताने का मौका ही नहीं मिला। सुधाकर ने अमृता और अंबिका की सख्ती देखकर कहा, बाबूजी आप श्रेयांश और दिया का पक्ष मत लीजिए, आपके लाड प्यार से ही दोनों बिगड़ रहे हैं। ये भी कोई बात होती है भला? अगर मैं पता नहीं करती तो वह दोनों कभी नहीं बताने वाले थे, और जहां तक मुझे पता चला था दिया तो इस रिश्ते के खिलाफ ही थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। वह खुद को इस घर के नौकर की बेटी जो मानती है। और आप जानते हो तेजा और अर्जुन भी सच जानकर हमें कभी नहीं बताते, क्योंकि वह भी यही सोचते हैं। अंबिका ने सुधाकर के पास बैठकर कहा, पर ये तो गलत है ना बेटा, हमने तो कभी ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं किया। तेजा को बिल्कुल मैंने वैभव की तरह ही माना है, और फिर जिस तरीके से रजत और सुजॉय के जाने के बाद तेजा ने हम लोगों का साथ दिया, उसके बाद उसकी इज्जत हमारी नज़रों में बहुत बढ़ गई है। आज भी भले वह हमारे यहाँ काम करता है, लेकिन मैं उसे कभी भी नौकर नहीं समझता। सुधाकर संजीदा हो उठे। वही तो मैं कह रही हूँ बाबूजी कि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, पर इन लोगों के मन में तो था। वह तो अच्छा है कि मुझे दिया और श्रेयांश के हाव भाव से उन पर शक हुआ, तो मैंने अपने एक आदमी को उन पर नज़र रखने के लिए को बोल दिया और सारा सच मेरे सामने आ गया, वरना ना जाने ये लोग कभी हमें बताते भी कि नहीं बताते। अंबिका ने परेशान हो कहा, और मैं नहीं चाहती कि अब किसी भी तरह की कोई परेशानी हमारे परिवार में आए। सुजॉय के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई, पर अपने श्रेयांश और रिद्धिमा के लिए मुझसे जो होगा मैं करूँगी। इन दोनों की खुशियों के आड़े कभी किसी को नहीं आने दूंगी। अंबिका बोली तो वैभव ने उसे घूर कर देखा। अंबिका ने नजरें झुका ली। प्रणाम बाबूजी। तभी तेजा और अर्जुन ने वहां आकर सुधाकर के पांव छुए। खुश रहो सुधाकर, आपने बुलाया था बहू जी।
तेजा ने पूछा। हाँ तेजा, मैंने ये कहने के लिए बुलाया है कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देख लो तो हम फिर दिया और श्रेयांश की सगाई करा देते हैं। अंबिका ने जैसे ही कहा अर्जुन ने आश्चर्य से अंबिका की तरफ देखा। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है अर्जुन, हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम भी अपने मन में कुछ मत रखो। दिया जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनेगी ये तो हमारा सौभाग्य है। वैसे भी जब एक दिन के लिए आती है तो हम सबको जीना सिखा देती है, जब हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस घर की मनहूसियत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, अंबिका बोली। पर अम्मा जी, दिया और श्रेयांश बाबा का कोई मेल नहीं है। अर्जुन ने नजरें झुकाकर कहा। ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? दिया और श्रेयांश ने एक दूसरे को पसंद किया है और हमने भी दिया को अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया है। हाँ, अगर तुम दिया के बड़े भाई होने के नाते इस रिश्ते से मना करना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। अंबिका मुस्कराए। नहीं छोटी माँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपके किसी निर्णय पर सवाल उठा सकूं। बस मुझे तो यही लगा था कि शायद आपके परिवार से हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए मैंने दिया को भी समझा दिया था कि ऐसे सपने ना देखें जो सच ना हो सके। अर्जुन बोला तो अंबिका ने उसे घूर के देखा। अच्छा, तो वह तुम हो जिसने दिया को समझाया और जिस वजह से वह श्रेय से दूर दूर भाग रही थी और उससे झगड़ा कर रही थी? अंबिका बोली तो अर्जुन ने अंबिका की तरफ देखा। माफ़ी चाहूँगा अम्मा जी, मुझे नहीं पता था तब कि यह सब इतना आसान होगा। अर्जुन बोला। नहीं पता था तो अब पता कर लो। इस घर की बहू और श्रेयांश की पत्नी दिया ही बनेगी। श्रेयांश की पत्नी के रूप में मैं उसे अपना मान चुकी हूँ। बस अब जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त देख लो तो उन दोनों की सगाई कराकर रिश्ता तय कर देते हैं, ताकि उन दोनों के मन में भी तसल्ली आ जाए। अंबिका बोली तो अर्जुन उसके पैरों में झुक गया। धन्यवाद अम्मा जी, अर्जुन बोला। और एक बात दिया को, जब तुमने मना कर दिया तो अब कुछ मत कहना। अब उन दोनों को सच सगाई वाले दिन ही पता चलेगा। अंबिका रहस्यमयी ढंग से मुस्करा उठी। पर अम्मा जी, अर्जुन ने कहना चाहा। मुहूर्त निकलवा लो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या करना है। अंबिका बोली। जी बहू जी, जैसा आप ठीक समझो। अब चलता हूँ, जैसे ही मुहूर्त निकलता है आपको खबर करता हूँ। तेजा बोला और फिर तेजा और अर्जुन दोनों निकल गए। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। अच्छा, तो तुम्हें दिया और श्रेयांश के बारे में पहले से ही पता था? तेजा ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा। जी पापा, अभी पता चला कुछ दिन पहले ही। अर्जुन बोला। चलो अच्छा है, बहू जी ने दिया और श्रेयांश के रिश्ते को स्वीकृति दे दी, वरना बच्ची का दिल टूट जाता। तेजा बोला तो अर्जुन भी मुस्कुरा उठा। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता है पापा कि अम्मा जी ने दिया और श्रेयांश बाबा के रिश्ते के बारे में मान लिया है, क्योंकि अम्मा जी जिस तरीके से हर चीज़ सोच समझकर और हिसाब किताब से करती हैं तो मुझे नहीं लगता था कि वह कभी इस रिश्ते को मानेंगी। जिस तरीके से उन्होंने मुन्ना को, कहते कहते अर्जुन रुक गया। किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता है अपने बच्चे को खुद से दूर करना, पर तुम तो थे मेरे साथ उस समय, तुमने खुद वह हादसा देखा है। उस हादसे ने बहू जी के दिल पर बहुत गहरा आघात किया है और अब उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, किसी भी तरीके से उससे बदला लेना और उसे सबक सिखाना, और इसी के लिए उन्होंने अपने बच्चे को भी दांव पर लगा दिया है। तेजा ने गहरी सांस ली और फिर थोड़ी देर में दोनों वहां से निकल गए। उधर अंबिका कमरे में आई तो वैभव ने नाराजगी से उसे देखा। क्या हुआ वैभव जी, आप नाराज क्यों हैं? आपको खुश होना चाहिए, मैंने श्रेयांश और दिया के रिश्ते के लिए कोई आपत्ति नहीं की और उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अंबिका बोली। मैं तुम्हारी हर बात के साथ सहमत हूँ अम्बी। तुम श्रेयांश और रिद्धिमा को बहुत प्यार करती हो, मैं जानता हूँ, और हमेशा उनके भले के लिए सोचती हो। पर क्यों मेरे बेटे के बारे में नहीं सोचती? क्यों मेरे मुन्ना के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा? वह हमारा इकलौता बेटा था, क्यों तुमने उसके बारे में नहीं सोचा? वैभव दर्द और गुस्से से बोले। मैं मानती हूँ वैभव जी कि वह हमारा इकलौता बेटा था, साथ ही वह इस घर का बड़ा बेटा भी तो था। उसका कर्तव्य बनता है अपने परिवार के कर्ज को चुकाने का। अंबिका कठोरता से बोली। पर इसके लिए उसकी जिंदगी को दांव पर लगाना तो ठीक नहीं है ना। जब तुम श्रेयांश, दिया और रिद्धिमा को उनके हिस्से की खुशियां दे रही हो तो फिर मुन्ना को क्यों नहीं? वैभव बोले। मुन्ना को भी उसकी खुशियां और उसका परिवार जरूर मिलेगा, पर उसके कर्तव्य पूरा होने के बाद। अंबिका बोली। और उसका प्यार, उसके प्यार का क्या? वैभव ने अंबिका पर गहरी नजर डाली तो अंबिका ने गहरी सांस ली। हर किसी की किस्मत में प्यार नहीं होता। मुन्ना की किस्मत में परिवार तो है पर प्यार नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ जैसे ही वह अपने कर्तव्य पूरे कर लेगा उसे उसका परिवार वापस मिल जाएगा, पर जहाँ तक प्यार की बात है उसे वह कभी नहीं मिलेगा। उसे प्यार करने का हक नहीं। वो इश्क में डूब दीवाना नहीं बन सकता, ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता। अंबिका ने भी वैभव की आंखों में देखा। वैभव ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर खिड़की के पास अपनी व्हीलचेयर टिकाकर बाहर देखने लगा। इश्क में पर दीवाना बनना या न बनना तय करने वाले हम कौन होते हैं? वो तो इश्क होता है जो चुनता है, मिलाता और जो धड़काता है दो दिलों को एक ले ताल में। और जब इंसान इश्क में डूब जाता है तो फिर निकल पड़ता है इश्क की राह पर। भूल जाता है दुनिया को, याद रहता है सिर्फ इश्क और जुनून।
जब मन इश्क में बावरा हो जाता है तो खुद की भी सुध नहीं होती और वो बन जाता इश्क ज़्यादा जुनूनी और दीवाना और बावरा। वैभव मन ही मन बोला, जानती हूँ वैभव जी आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ पर मैं भी उस तकलीफ से गुजरी हूँ। मैं हमारे बच्चे को हर खुशी देना चाहती हूँ पर शायद उसकी ज़िंदगी में प्यार ना हो क्योंकि जिस रास्ते मैंने उसे भेजा है उस रास्ते पर प्यार के लिए कोई जगह नहीं। अंबिका ने मन ही मन कहा। फिर वह अपने ऑफिस का काम लेकर बैठ गई। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव